नमस्कार दोस्तों और यूपीएससी योद्धाओं। आज हम गोता लगाने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के एक ऐसे समंदर में जिसकी लहरें तय करती हैं देश की तरक्की की रफ्तार। जी हां, हम बात कर रहे हैं निवेश मॉडल्स की, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। नमस्कार। बिल्कुल सही कहा। ये टॉपिक सिर्फ जीएस पेपर 3 का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये भारत की आर्थिक कहानी, उसकी चुनौतियों और भविष्य की दिशा समझने की चाबी है। और आज हम संजीव वर्मा जी की किताब के मशहूर चैप्टर 11 को क्या कहते हैं, बिल्कुल चीर फाड़ कर रख देंगे पोस्टमार्टम स्टाइल में। हाँ, कोशिश तो यही रहेगी। ये पूरी चर्चा संजीव वर्मा की इकोनॉमी बुक के चैप्टर 11 पर आधारित है, जिसे सुन लो यूपीएससी आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है। तो श्रोताओं को क्या मिलने वाला है आज? देखिए, इस चर्चा के अंत तक आपको पारंपरिक मॉडल से लेकर पीपीपी, एफडीआई, वेंचर कैपिटल जैसे जो जटिल कॉन्सेप्ट्स है ना, वो पानी की तरह साफ हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। हम कोशिश करेंगे कि हर लाइन, हर उदाहरण, हर बारीकी को पकड़ें। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये ज्ञान की एक लंबी और रोमांचक उड़ान होने वाली है। चलिए खोलते हैं पिटारा। कहानी शुरू होती है आजादी के ठीक बाद, है ना? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर एक सीधा सा फंडा था, या है भी। ग्रोथ इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी विकास चाहिए तो बचत और निवेश बढ़ाना होगा। और शुरुआती दिनों में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी? काफी हद तक बंद, एक क्लोज्ड इकोनॉमी। तो सारा जोर किस पर था? घरेलू बचत पर। पर यहीं सबसे बड़ी चुनौती थी। देश में बचत की दर, सेविंग्स रेट, वो बहुत कम था। अच्छा। और जब बचत कम होगी तो जाहिर है निवेश के लिए पैसा कम होगा, निवेश कम तो विकास भी कम। इसी को तो वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे। थोड़ा निराशाजनक लगता है ये शब्द सुनने में। हाँ, बिल्कुल। ये टर्म कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस्तेमाल किया था उस धीमी विकास दर को दर्शाने के लिए, जो कई दशकों तक बनी रही। हमने इंक्लूसिव ग्रोथ वाले चैप्टर में भी इसकी बात की थी। तो निवेश किस पर निर्भर था? एक तो बचत का स्तर जो कम था, और दूसरा सरकारी प्रभुत्व। मतलब सरकार ही मुख्य निवेशक थी। हाँ, ज्यादातर पब्लिक सेक्टर। लेकिन सरकार के अपने खर्चे बहुत थे, सामाजिक योजनाएं, डिफेंस, प्रशासन। तो ज्यादा खर्च मतलब ज्यादा घाटा, फिस्कल डेफिसिट। निवेश के लिए पैसा बचता ही नहीं था ज्यादा। ये बचत, सेविंग, ये होती क्या है? ठीक ठीक, मतलब आम भाषा में। सीधी सी बात है, आपकी जो आय है, इनकम, उसमें से जो आपने उपभोग, कंजम्पशन यानी खर्च कर दिया, उसे घटा दीजिए। जो बचा वही बचत है। इनकम कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग। अच्छा, और ये कितने तरह की होती है? संजीव वर्मा की किताब में इसका जिक्र है। हाँ, देखिए, मोटा मोटा 2 तरह की बचत होती है। एक है वित्तीय बचत, फाइनेंशियल सेविंग। इसमें क्या आता है? बैंक डिपॉजिट्स, कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, सरकारी बॉन्ड्स, लाइफ इंश्योरेंस फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स, ये सब। पर इसमें कैश, मतलब जो नकदी घर में रखी है, वो शामिल नहीं होती? नहीं, वो वित्तीय बचत में नहीं गिनी जाती, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था के इन्वेस्टमेंट चैनल में नहीं आ रही है ना, वो बस तिजोरी में बंद है। अच्छा, ठीक है। और दूसरी तरह की बचत? दूसरी है भौतिक बचत, फिजिकल सेविंग। जैसे आपने सोना खरीद लिया, चांदी खरीद ली, या कोई प्रॉपर्टी, जमीन, मकान बना लिया। ये सब फिजिकल एसेट्स है। और ये बचत आती कहां से है? कौन करता है सबसे ज्यादा बचत भारत में? इसका सबसे बड़ा स्रोत है हमारा घरेलू क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर। यकीन मानिए 70% से ज्यादा, मैं दोहरा रही हूं, 70% से भी ज्यादा राष्ट्रीय बचत घरों से आती है। इसीलिए भारत को घरेलू बचत संचालित अर्थव्यवस्था यानी डोमेस्टिक सेविंग्स ड्रिवन इकोनॉमी कहा जाता है। अरे वाह, 70% से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। कॉरपोरेट सेक्टर भी बचत करता है, अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा बचाकर। और सरकारी विभाग भी, जैसे डाक विभाग की बचत योजनाएं हैं। लेकिन दबदबा घरेलू क्षेत्र का ही है। और हाल के वर्षों में ये जो बचत बढ़ी है, इसे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक ताकत माना जाता है। समझ गया। अब आते हैं निवेश पर, इन्वेस्टमेंट। ये क्या बला है? निवेश का सीधा मतलब है देश के पूंजी स्टॉक में वृद्धि। इसे अर्थशास्त्र में कहते हैं सकल पूंजी निर्माण, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब नई मशीनें, नई फैक्ट्रियां, नए पुल, सड़कें बनना। इसमें वो घिसावट वाली बात भी आती है ना, डिप्रिसिएशन। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मशीनें पुरानी होती हैं, उनकी कीमत कम होती है, इसे डिप्रिसिएशन कहते हैं।
तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में से अगर आप डिप्रिसिएशन घटा दें तो आपको मिलता है शुद्ध पूंजी निर्माण, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। यही वो असल चीज है जो देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है। इसे किसी उदाहरण से समझाइए ना, जैसे किताब में दिया है। मारुति प्लांट का उदाहरण बहुत अच्छा है। सोचिए, जब मारुति ने अपना प्लांट लगाया होगा, कितनी पूंजी लगी होगी, वो हुआ इन्वेस्टमेंट। फिर उस प्लांट में कारें बनी तो देश की जीडीपी बढ़ी, हाँ। लोगों को रोजगार मिला, उनकी आय बढ़ी, फिर उन्होंने उस आय से और चीजें खरीदी, डिमांड बढ़ी, फिर उस डिमांड को पूरा करने के लिए और निवेश हुआ। तो एक निवेश का असर मतलब कई गुना होता है इकोनॉमी में। मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं इसे। अच्छा, तो ये था निवेश का महत्व। अब भारत में शुरुआती मॉडल कौन सा चुना? आपने बताया टॉप डाउन। हाँ, देखिए, दो मुख्य अप्रोच हो सकते हैं। एक टॉप डाउन, मतलब ऊपर से नीचे। सरकार पहले बड़े भारी उद्योगों में निवेश करे, जैसे स्टील, बिजली, मशीनरी। ये सोच थी कि जब ये बड़े उद्योग खड़े हो जाएंगे तो इनसे छोटे उद्योगों को अपने आप बढ़ावा मिलेगा। और दूसरा? बॉटम अप। दूसरा है बॉटम अप, यानी नीचे से ऊपर। इसमें फोकस होता है छोटे उद्योगों, कृषि, ग्रामीण विकास पर। ये सोच है कि जब आम आदमी की आय बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी और फिर बड़े उद्योगों में निवेश अपने आप आएगा। तो भारत ने टॉप डाउन क्यों चुना? इसके पीछे कई कारण थे। आजादी के बाद देश को जल्दी औद्योगिकीकरण करना था, आत्मनिर्भर बनना था। उस समय निजी क्षेत्र के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो भारी उद्योगों में निवेश कर सकें, तो सरकार ने ये जिम्मेदारी उठाई। दूसरी पंचवर्षीय योजना, महल नोबिस मॉडल, इसी पर आधारित थी। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पीएसयूज की भूमिका बहुत बड़ी थी इसमें। प्लानिंग वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ये। तो ये जो सुधारों से पहले वाला पब्लिक सेक्टर मॉडल था, ये काम कैसे करता था? मतलब पैसा कहाँ से आता था? पैसा मुख्य रूप से सरकारी बजट से आता था। सरकार बजट में पैसा आवंटित करती थी और वो पैसा कोर सेक्टर्स जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, एनटीपीसी जैसी कंपनियों में लगाया जाता था। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, देश का औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास। इसे बेसिक कैपिटल एक्सपेंडिचर या कोर इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ये वो बुनियादी निवेश था जिसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल था। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले चैप्टर में भी इसका जिक्र है। लेकिन ये मॉडल क्या पूरी तरह सफल रहा? कुछ दिक्कतें तो आई होंगी। हाँ, दिक्कतें तो थीं, काफी थीं। एक तो वही पुरानी समस्या, कम बचत। जब बचत ही कम है तो सरकार कितना निवेश कर पाएगी? विकास दर धीमी रही। और सरकार के पास पैसे की कमी भी तो थी। बिल्कुल, सरकार को सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च करना था। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी हटाओ, सब्सिडी देनी पड़ती थी, खासकर खेती और खाने पर। टैक्स कलेक्शन उतना अच्छा नहीं था। नतीजा, बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट फाइनेंसेस वाले चैप्टर की याद दिलाता है ये। सरकार बेचारी करे तो क्या करे, पैसा लाए कहाँ से? ऊपर से सरकारी खर्च में अक्षमता की बात भी होती है। हाँ, ये एक बड़ी समस्या थी। सरकारी प्रोजेक्ट्स में अक्सर बहुत देरी होती थी, जिसे टाइम ओवररन कहते हैं। और देरी होगी तो लागत भी बढ़ेगी, जिसे कॉस्ट ओवररन कहते हैं। इसे किसी आम उदाहरण से समझा सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए आपने घर बनाना शुरू किया। सोचा था 1 साल में 10 लाख में बन जाएगा, लेकिन काम धीरे चला, चीजें महंगी हो गई और घर बना 3 साल में 15 लाख में। तो पैसा ज्यादा लगा, समय ज्यादा लगा और उतने समय तक आप उस घर का फायदा नहीं उठा पाए। यही होता था सरकारी प्रोजेक्ट्स के साथ। इसको इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैपिटल डीपनिंग, बिना कैपिटल एफिशिएंसी के। मतलब आप पैसा तो लगा रहे हैं, कैपिटल डीपनिंग, लेकिन उससे उतना आउटपुट नहीं मिल रहा जितनी उम्मीद थी। लो कैपिटल एफिशिएंसी। पूंजी की उत्पादकता कम थी। और तकनीक का भी मसला था शायद। हाँ, हम उस समय ज्यादातर उपलब्ध तकनीक पर निर्भर थे जो हमें मिलती थी, खासकर सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों से। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक हमारी पहुंच सीमित थी। तो मतलब पूंजी निर्माण भी सीमित था और तकनीक और ज्ञान का भी अभाव था। सही। ऊपर से पब्लिक सेक्टर का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं था। उन पर सामाजिक जिम्मेदारियां भी थीं, रोजगार देना, पिछड़े इलाकों का विकास करना, ये सब जरूरी था। लेकिन इससे उनके पास अपने विस्तार के लिए, नए निवेश के लिए पैसा कम बचता था। और क्योंकि अर्थव्यवस्था बंद थी, नियंत्रित थी, तो बाहर से निवेश या तकनीक लाने के विकल्प भी नहीं थे। मतलब और कोई चारा ही नहीं था। बिल्कुल, ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे।
ये थी पब्लिक सेक्टर मॉडल की कुछ बड़ी सीमाएं। फिर आई 1991 की हवा। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी रिफॉर्म्स। इसने तो पूरी कहानी बदल दी होगी निवेश की। हाँ बिल्कुल। 1991 के बाद एक बड़ा बदलाव आया, फोकस बदला। पहले जोर था मात्रात्मक विस्तार पर, मतलब बस फैक्ट्रियां खड़ी करनी है। अब जोर आया गुणात्मक सुधार पर। मतलब अब सिर्फ क्षमता निर्माण नहीं, बल्कि कुशल पूंजी निवेश, एफिशिएंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना था। पारंपरिक उद्योगों के साथ साथ तकनीक और ज्ञान आधारित, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज इंटेंसिव उद्योगों को बढ़ावा देना था। अब सिर्फ फैक्ट्री खड़ी नहीं करनी थी, स्मार्ट फैक्ट्री बनानी थी। और इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया होगा। जाहिर है, अर्थव्यवस्था के खुलने से निजी क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा हुए। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ा। उन्होंने न सिर्फ मौजूदा कोर सेक्टर्स में सरकार के साथ मिलकर पूरक निवेश किया, बल्कि टेलीकॉम, आईटी, फाइनेंस जैसे नए क्षेत्रों में भी पैसा लगाया। इसे डाइवर्सिफाइड कैपिटल कहते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन भी ज्यादा होता है। बिल्कुल। प्रतिस्पर्धा आई तो कंपनियों ने मुनाफा कमाया और उस मुनाफे को वापस बिजनेस में लगाया, रीइन्वेस्ट किया। इससे और ज्यादा निवेश हुआ। उनका जोर पब्लिक सेक्टर से अलग कुशल पूंजी निवेश पर ज्यादा था। इससे ग्रोथ रेट बढ़ाने में काफी मदद मिली। फिर एक और बड़ा मॉडल आया, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये क्या चीज है? ये एक तरह की जुगलबंदी है सरकार और निजी क्षेत्र के बीच, खासकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे सड़कें, बंदरगाह, एयरपोर्ट्स। अच्छा, जुगलबंदी कैसे? देखिए, सरकार के पास जमीन होती है, नियम बनाने की ताकत होती है। निजी क्षेत्र के पास पैसा होता है, टेक्नोलॉजी होती है और प्रोजेक्ट को जल्दी और कुशलता से पूरा करने की क्षमता होती है। तो पीपीपी में दोनों अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सरकार जमीन दे, प्राइवेट वाला रोड बनाए और टोल वसूले। सिंपल। हाँ, मोटा मोटा ये। पर ये इतना सिंपल भी नहीं है। इसमें कई मॉडल है। निजी कंपनी प्रोजेक्ट बनाती है, कुछ सालों तक उसे ऑपरेट करती है, अपना पैसा वसूलती है मुनाफे के साथ और फिर उसे सरकार को ट्रांसफर कर देती है। ये सीमित समय के लिए होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर में इस पर और बात होगी। लेकिन इसमें कुछ पंगे भी सुनने में आते हैं, विवाद। हाँ, चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है पारदर्शिता की कमी। कई बार जो समझौते होते हैं, मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट्स, MCA, उनमें चीजें साफ साफ नहीं लिखी होती। किसकी क्या जिम्मेदारी है, रिस्क कौन उठाएगा, ये सब। और अगर कोई विवाद हो जाए तो विवाद समाधान, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म भी कई बार कमजोर होता है। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का केस याद है? वो एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे पीपीपी में दिक्कतें आ सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को लेकर विवाद हुआ, मामला कोर्ट में गया, काफी समय और पैसा बर्बाद हुआ। तो सबक क्या मिला उससे? सबक यही है कि MCA में हर चीज, भूमिका, जिम्मेदारी, जवाबदेही बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। और ये टोल प्लाजा का क्या चक्कर है? आम आदमी तो इसी से परेशान रहता है। हाँ, टोल एक मुद्दा है। कई बार प्लाजा पर पूरी जानकारी नहीं होती कि टोल कब तक लगना है, क्यों लगना है। और वो छुट्टे की किल्लत, अगर टोल 22 रुपए हैं तो वो 20 रुपए क्यों नहीं ले सकते, या 18 रुपए हैं तो 20 रुपए क्यों लेते हैं? राउंड ऑफ क्यों नहीं करते? इससे रोज की लड़ाई बच जाए। ये एक वैलिड पॉइंट है। सुझाव दिया गया है कि टोल को राउंड फिगर में रखा जाए, जैसे 20 रुपए या 25 रुपए, ताकि कैश लेन देन आसान हो। हालांकि अब फास्टैग आ गया है, जिससे ये समस्या काफी कम हुई है। स्मार्ट कार्ड भी एक विकल्प है। एक और दिक्कत है, मान लीजिए दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, रास्ते में 3-4 टोल प्लाजा पड़ जाते हैं, हर जगह रुको, पर्ची लो। क्या इसका कोई टेक्नोलॉजिकल हल नहीं हो सकता? एक ही बार में पता चल जाए कहां से कहां तक जा रहे हैं और टोल कट जाए। बिल्कुल हो सकता है। टेक्नोलॉजी आधारित टोल शेयरिंग का सुझाव है। GPS या नंबर प्लेट रिकॉग्निशन से ट्रैक किया जा सकता है कि गाड़ी ने कितना हाईवे इस्तेमाल किया और उसी हिसाब से टोल लगे। इससे वेटिंग टाइम भी कम होगा, फ्यूल बचेगा। इस पर काम चल रहा है। अच्छा, एक और टर्म सुना था, पीपीपी। ये चौथा पी क्या है? चौथा पी है पीपल, यानी लोग, जनता। पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। इसमें समुदाय या स्थानीय लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है। ये कैसे काम करता है? इसमें प्रोजेक्ट की प्लानिंग से लेकर उसके बनने और मेंटेनेंस तक स्थानीय लोगों की प्रतिनिधि संस्था, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की भूमिका होती है। ये मॉडल खासकर सामाजिक क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स में उपयोगी हो सकता है। जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य में आशा कार्यकर्ताओं की भागीदारी, ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में स्थानीय समितियों का रोल, या छोटी सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं में। इससे प्रोजेक्ट की स्वीकार्यता और सफलता दोनों बढ़ती हैं। चलिए अब बात करते हैं विदेशी निवेश की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
इसमें FDI बहुत सुना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, FDI 1991 के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो गया। देखिए, विदेशी निवेश दो तरह का होता है, मोटा मोटा FDI और FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पहले FII होता था, अब वो FPI का ही हिस्सा है। इनमें फर्क क्या है और FDI पर इतना जोर क्यों? FPI में विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों के शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदते हैं, लेकिन उनका मकसद कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा लेना या कंट्रोल करना नहीं होता। वो बस रिटर्न कमाना चाहते हैं और कभी भी अपना पैसा निकाल कर जा सकते हैं। ये थोड़ा अस्थिर, वॉलेटाइल होता है। और FDI? FDI में विदेशी निवेशक का इरादा लंबे समय तक टिकने का होता है। वो भारत में किसी कंपनी में इतना निवेश करते हैं कि उन्हें उसमें प्रत्यक्ष रुचि, डायरेक्ट इंटरेस्ट मिल जाए। ये प्रत्यक्ष रुचि का क्या मतलब है? आमतौर पर अगर कोई विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर खरीद ले, तो उसे पूरा कंट्रोल मिल जाता है। इसे कहते हैं पूर्ण नियंत्रण। और अगर 51% से कम हो तो? अगर 26% या उससे ज्यादा शेयर हों, तो माना जाता है कि निवेशक का प्रबंधन नियंत्रण, मैनेजमेंट कंट्रोल में दखल है। वो कंपनी के बड़े फैसलों को प्रभावित कर सकता है। तो FDI में ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और कंट्रोल या मैनेजमेंट का पहलू अहम है। इसे दोहराता हूं, 51% या ज्यादा मतलब कंट्रोल, 26% या ज्यादा मतलब मैनेजमेंट में दखल। तो सरकार FDI पर जोर क्यों देती है? FPI से ज्यादा क्यों पसंद करती है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, FDI से देश में पूंजी आती है जो हमारी घरेलू बचत, डोमेस्टिक सेविंग्स की कमी को पूरा करने में मदद करती है। हमें विकास के लिए ज्यादा निवेश चाहिए। अगर घर में पैसा कम है तो बाहर से लाना पड़ेगा। जैसे चीन ने किया। बिल्कुल, चीन ने FDI का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया अपनी ग्रोथ स्टोरी लिखने के लिए। उन्होंने विदेशी कंपनियों को बुलाया, उनसे निवेश करवाया, टेक्नोलॉजी ली और बड़े पैमाने पर उत्पादन करके एक्सपोर्ट किया। FDI हमारी घरेलू निवेश की सीमा को तोड़ने में मदद करता है। बाहर से पैसा आएगा तो बड़ा खेल होगा। और दूसरा कारण? दूसरा बड़ा फायदा है कि FDI हमारे चालू खाता घाटे, करंट अकाउंट डेफिसिट CAD को फाइनेंस करने में मदद करता है। जब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम, तो हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। FDI डॉलर्स लेकर आता है, जिससे BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की समस्या कम होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और BOP वाले चैप्टर्स में ये डिटेल में है। अच्छा, ये FDI किन रूपों में आ सकता है? कई तरीके हैं। एक है WOS, होली ओन्ड सब्सिडरी, मतलब विदेशी कंपनी भारत में अपनी 100% मालिकाना हक वाली कंपनी खोल ले। ठीक है। दूसरा WOC, होली ओन्ड कंपनी, ये भी वैसा ही है। फिर है JV, जॉइंट वेंचर, विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर नया वेंचर शुरू करे। इसमें विदेशी हिस्सेदारी 51% या इतनी हो सकती है कि मैनेजमेंट कंट्रोल मिले। और अगर कोई पहले से चल रही कंपनी में हिस्सेदारी खरीदे तो? हाँ, वो भी FDI है। एग्जिस्टिंग बिजनेस में जॉइंट वेंचर करना, ये सब FDI के अलग अलग रूप हैं। और ये जो सुनते हैं कि इस सेक्टर में इतनी FDI अलाउड है, उसमें उतनी, ये क्या है? सेक्टरल कैप्स। हाँ, ये है सेक्टरल कैप्स। सरकार तय करती है कि किस सेक्टर में कितनी अधिकतम विदेशी हिस्सेदारी हो सकती है। ये अधिसूचना DIPP जारी करता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। ये कैप्स कितने होते हैं? ये अलग अलग होते हैं। कुछ सेक्टर्स में 26%, कुछ में 49%, कुछ में 51%, कुछ में 74% और कुछ में 100% तक FDI अलाउड है। मैं दोहराती हूँ, 26%, 49%, 51%, 74%, 100%। और ये बदलते क्यों रहते हैं? कभी बढ़ा देते हैं? हाँ, सरकार समय समय पर पॉलिसी रिव्यू करती है। अर्थव्यवस्था की जरूरतों, स्ट्रैटेजिक महत्व और घरेलू उद्योगों के हितों को देखते हुए इन कैप्स को घटाया या बढ़ाया जाता है। मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना, लेकिन साथ ही कुछ संवेदनशील क्षेत्रों पर नियंत्रण भी रखना। FDI और PPP के अलावा कुछ खास क्षेत्रों के लिए भी निवेश मॉडल है ना, जैसे SEZ? हाँ, बिल्कुल। सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट मॉडल्स भी हैं। इसमें पहला नाम आता है SEZ का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इनका क्या उद्देश्य है? इनका मुख्य उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना। SEZ ऐसे इलाके होते हैं जहां कंपनियों को टैक्स में छूट, आसान नियम कानून और अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वो उत्पादन करके सामान बाहर बेच सकें।
ये मॉडल काफी हद तक चीन की सफलता से प्रेरित है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन वाले चैप्टर में हमने इसकी बात की थी। और एक NMIs भी सुना था, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन्स। हाँ, NIMIZ, जिन्हें अब IMCs यानी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स भी कहते हैं, ये SEZ से भी बड़े होते हैं। इनका कॉन्सेप्ट है एक एकीकृत टाउनशिप, इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाना। मतलब एक ही जगह पर फैक्ट्री लगाने की जगह मैन्युफैक्चरिंग जोन, लॉजिस्टिक्स हब, रहने के लिए टाउनशिप, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, सब कुछ हो, एक पूरा इकोसिस्टम। इनका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी हैं। मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा GDP में बढ़ाकर 25% तक ले जाना और इस सेक्टर में रोजगार को दोगुना करना। मैं दोहराता हूँ, GDP में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 25% और रोजगार दोगुना। इनको भी SEZ जैसे ही फायदे मिलते हैं, बल्कि कुछ ज्यादा ही। ये तो बड़े प्रोजेक्ट्स हुए। छोटे नए बिजनेस के लिए क्या है? आजकल स्टार्टअप्स का जमाना है। उनके लिए है वेंचर कैपिटल, वेंचर VC। ये वो फाइनेंसिंग है जो नए इनोवेटिव स्टार्टअप्स या छोटे व्यवसायों को दी जाती है, जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। पैसा कौन लगाता है इसमें? अमीर निवेशक, एंजल इन्वेस्टर्स, बैंक या बड़ी वित्तीय संस्थाएं। वेंचर कैपिटलिस्ट सिर्फ पैसा नहीं देते, वो अक्सर तकनीकी और प्रबंधकीय मदद भी करते हैं, गाइडेंस देते हैं। अच्छा, मतलब ये शार्क टैंक वाला पैसा है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला गेम होता है। एक और मॉडल है शायद, क्लस्टर इन्वेस्टमेंट। हाँ, क्लस्टर इन्वेस्टमेंट। इसका फंडा ये है कि किसी एक खास जगह पर एक ही तरह के उद्योग पनप जाते हैं। जैसे कहीं हथकरघा का काम ज्यादा होता है, कहीं चमड़े का, कहीं वस्त्र का, कहीं पीतल का, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो सरकार क्या करती है? सरकार ऐसे क्लस्टर्स को पहचानकर उन्हें बढ़ावा देती है, क्योंकि वहां लोकेशन का फायदा होता है, कच्चा माल या बाजार पास होता है, कुशल कारीगर मिल जाते हैं, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आसान होता है। सरकार उन्हें खास प्रोत्साहन देती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड में मदद करती है। चलिए अब थोड़ा PPP मॉडल पर और गहराई से बात करते हैं। आपने बताया ये सरकार और प्राइवेट सेक्टर की जुगलबंदी है। हाँ, इसका सार यही है कि पब्लिक सेक्टर की प्लानिंग और रेगुलेटरी ताकत और प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी और फाइनेंशियल क्षमता, दोनों का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल किया जाए। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसमें कई तरह की स्कीम्स होती हैं ना? किताब में लिस्ट दी है, BOT, BOO, BOU, ये सब क्या है? हाँ, ये PPP को लागू करने के अलग अलग तरीके हैं, जिन्हें प्रोजेक्ट फाइनेंस स्कीम्स कहते हैं। बहुत सारी हैं, मैं कुछ मुख्य बताती हूँ। BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बनाओ, चलाओ, ट्रांसफर कर दो, सबसे कॉमन। BOOT, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर, बनाओ, मालिक बनो, चलाओ, फिर ट्रांसफर करो। इसमें मालिकाना हक भी कुछ समय प्राइवेट के पास रहता है। BOO, बिल्ड ओन ऑपरेट, बनाओ, मालिक बनो, चलाते रहो। इसमें ट्रांसफर नहीं होता, सरकार बस सर्विस खरीदती है। BLT, बिल्ड लीज ट्रांसफर, बनाओ, सरकार को लीज पर दो, फिर ट्रांसफर करो। DBFO, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट, डिजाइन से लेकर चलाने तक सब प्राइवेट पार्टी करे। DBOT, डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ऊपर वाले जैसा, बस आखिर में ट्रांसफर। DCMF, डिजाइन कंस्ट्रक्ट मैनेज फाइनेंस, ये भी काफी व्यापक है। बाप रे, इतने सारे मॉडल। हाँ, प्रोजेक्ट की जरूरत के हिसाब से मॉडल चुना जाता है। आजकल एक और मॉडल काफी चर्चा में है, HAM, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ये HAM क्या है? ये BOT और EPC, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन का मिलाजुला रूप है, हाइब्रिड है। इसमें प्रोजेक्ट की लागत का एक हिस्सा, मान लीजिए 40%, सरकार प्रोजेक्ट बनते समय देती है। अच्छा, शुरू में ही? हाँ, कंस्ट्रक्शन के दौरान किश्तों में, बाकी 60% पैसा डेवलपर लगाता है। जब प्रोजेक्ट चालू हो जाता है तो सरकार बाकी पैसा डेवलपर को धीरे धीरे चुकाती है, ब्याज के साथ, एक निश्चित अवधि में, जैसे 15-20 साल। इसे एन्युइटी कहते हैं। तो इससे डेवलपर का रिस्क कम हो जाता है? हाँ, काफी हद तक, क्योंकि उसे पता है कि सरकार से पैसा वापस मिलना है। इससे प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस जुटाना आसान हो जाता है। ये आजकल हाईवे प्रोजेक्ट्स में काफी इस्तेमाल हो रहा है। एक और मॉडल का जिक्र है, स्विस चैलेंज मॉडल। ये क्या चैलेंज है? स्विस चैलेंज मॉडल थोड़ा अलग है। इसमें सरकार किसी प्रोजेक्ट के लिए टेंडर नहीं निकालती। कोई प्राइवेट कंपनी खुद ही सरकार के पास एक प्रोजेक्ट का प्रस्ताव, प्रपोजल लेकर आती है, बिना मांगे।
अच्छा, खुद से? फिर अगर सरकार को वो प्रस्ताव पसंद आता है तो वो उसे ऑनलाइन पब्लिश करती है और दूसरी कंपनियों को मौका देती है कि क्या वो उससे बेहतर प्रस्ताव दे सकती हैं। अगर कोई बेहतर प्रस्ताव आता है तो ओरिजिनल प्रस्तावक को मौका मिलता है कि वो उसे मैच करे। अगर वो मैच कर लेता है तो प्रोजेक्ट उसे मिलता है, वरना सबसे बेहतर प्रस्ताव देने वाले को। ठीक है। ये कब इस्तेमाल होता है? ये तब उपयोगी हो सकता है जब कोई बहुत जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप हो और सरकार के पास उसका कोई बना बनाया प्लान ना हो, या जब कोई कंपनी बहुत इनोवेटिव आइडिया लेकर आए। लेकिन ये थोड़ा विवादास्पद भी है क्योंकि इसमें पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा पर सवाल उठ सकते हैं। ठीक है। एक और टर्म है VGF, वायबिलिटी गैप फंडिंग। हाँ, VGF यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग। ये एक तरह का अनुदान यानी ग्रांट है जो सरकार उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देती है जो आर्थिक रूप से तो सही है, इकोनॉमिकली जस्टिफाइड, मतलब देश के लिए जरूरी है, लेकिन वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है। मतलब प्राइवेट कंपनी उसमें पैसा लगाए या बैंक उसे लोन दे, जैसे कोई ग्रामीण सड़क या दूर दराज के इलाके में बिजली पहुंचाना। तो सरकार मदद करती है? हाँ, सरकार उस प्रोजेक्ट की कुल लागत का एक हिस्सा, जैसे 20% या 40% तक VGF के रूप में दे देती है ताकि वो प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल हो जाए, बैंक उसे लोन दे सकें और प्राइवेट कंपनियां उसमें निवेश करने को तैयार हों। इसका उद्देश्य है जरूरी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को हकीकत बनाना और निजी निवेश को आकर्षित करना। तो इतने सारे मॉडल देख लिए हमने, पारंपरिक पब्लिक सेक्टर वाला, फिर प्राइवेट सेक्टर, PPP, FDI, SEZ, NMIS, VC, क्लस्टर। तो अब सवाल उठता है कि भारत के लिए सही मॉडल कौन सा है? क्या कोई एक बेस्ट मॉडल है? देखिए, ये मॉडल एक दूसरे के विकल्प, ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, बल्कि अलग अलग तरीके, वेरिएंट्स हैं निवेश करने के। जरूरत के हिसाब से सही मॉडल चुनना होता है, लेकिन जो मुख्य दिशा दिख रही है वो है निजी क्षेत्र और FDI आधारित निवेश की तरफ। तो क्या सरकार की भूमिका अब खत्म हो गई? बस प्राइवेट सेक्टर और विदेशी कंपनियां ही निवेश करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार की भूमिका खत्म नहीं हुई है, बल्कि बदल गई है। सरकार को अब सिर्फ दर्शक नहीं बनना है, बल्कि एक सक्रिय खिलाड़ी, एक फैसिलिटेटर बनना होगा। कैसे? क्या करना होगा सरकार को? 3 मुख्य चीजें करनी होंगी। पहली, मजबूत नीतिगत समर्थन, पॉलिसी सपोर्ट देना होगा। किस तरह की नीतियां? भविष्योन्मुखी नीतियां, फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज, खासकर मूल्य निर्धारण, प्राइसिंग और टैक्स के मामलों में। नीतियां ऐसी हों जो निवेश को आकर्षित करें, लेकिन उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा करें और बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे। और टैक्स? टैक्स का बड़ा पंगा रहता है। हाँ, टैक्स नीतियां स्थिर, स्टेबल, स्पष्ट और पूर्वानुमेय होनी चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स यानी पिछली तारीख से टैक्स लगाना, इससे बचना चाहिए जब तक कि कोई बहुत जरूरी वजह न हो। निवेशकों को भरोसा होना चाहिए कि नियम बार बार नहीं बदलेंगे। नीतियां गोल पोस्ट की तरह स्थिर और स्पष्ट हों। ये गोल पोस्ट वाला उदाहरण याद रखिएगा। ठीक है, पहली चीज हो गई पॉलिसी सपोर्ट। दूसरी है साझेदारी का दृष्टिकोण। सरकार का रवैया रोकने वाला नहीं, बल्कि रास्ता निकालने वाला होना चाहिए। प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा, जैसे वो सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात होती है। बिल्कुल। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सिंगल विंडो क्लियरेंस को हकीकत बनाना होगा। सरकारी अधिकारियों का रवैया सकारात्मक होना चाहिए, फाइल अटके नहीं, दौड़े। और तीसरा, एक सक्षम वातावरण उपलब्ध कराना। इसका मतलब है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, बिजली, पानी, सड़कें, पोर्ट्स, और साथ ही पुराने पड़ चुके कानूनों की समीक्षा करना और उनमें सुधार करना। कौन से कानून? जैसे खनन कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, श्रम कानून। इनमें से कई कानून 1950 के हैं। उन्हें आज की जरूरतों के हिसाब से बदलना होगा ताकि निवेश करना आसान हो। तो कुल मिलाकर सरकार को एक सपोर्टिव रोल निभाना है। हाँ, देखिए, भारत एक निवेश का भूखा देश है, इन्वेस्टमेंट स्टाफ्ड कंट्री। हमें बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत है, खासकर ऐसा निवेश जो संसाधन और तकनीक गहन हो, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हो। हाल के सालों में विकास दर में जो गिरावट आई है, उसे पलटने के लिए सरकार की तरफ से ठोस समन्वित प्रयासों की जरूरत है। चले तो इस लंबी और गहरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, बिल्कुल ऑडियो बुलेट पॉइंट्स की तरह। हाँ, जरूर। पहला, आजादी के बाद शुरुआती दौर में कम बचत और सरकारी निवेश पर निर्भरता रही, जिससे विकास दर धीमी रही, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा गया। दूसरा, 1991 के सुधारों के बाद निजी क्षेत्र, PPP और FDI जैसे नए मॉडलों ने निवेश बढ़ाया और अर्थव्यवस्था में कुशलता, एफिशिएंसी लाने में मदद की।
तीसरा, पीपीपी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अहम है, लेकिन इसमें पारदर्शिता, स्पष्ट नियम और प्रभावी विवाद समाधान बहुत जरूरी हैं। टोल कलेक्शन में सुधार की गुंजाइश है। चौथा, एफटीआई घरेलू निवेश का पूरक है, नई तकनीक लाता है और सीएडी फाइनेंस करने में मददगार है। इसके कई रूप हैं और सरकार सेक्टर के हिसाब से इसकी सीमाएं कैप्स तय करती है। पांचवा, कुछ क्षेत्र विशिष्ट मॉडल भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे निर्यात के लिए सिजी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एनएमआईजेड या आईएमसी और खास उद्योगों के लिए क्लस्टर निवेश। छठा, नए जमाने के स्टार्टअप्स के लिए वेंचर कैपिटल एक जरूरी ईंधन है। और आखिर में, आगे का रास्ता निजी क्षेत्र और एफडीआई पर जोर देने का है, लेकिन इसमें सरकार की सक्रिय भूमिका अनिवार्य है। सही नीतियां बनाकर, साझेदारी का माहौल बनाकर और कानूनों में सुधार करके एक सक्षम वातावरण तैयार करना होगा। बिल्कुल, ये सभी मॉडल भारत की आर्थिक तरक्की की कहानी के अहम हिस्से हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल भविष्य के लिए सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल? क्या ये मौजूदा मॉडल ही पर्याप्त है, या भारत को अपनी बढ़ती जरूरतों और वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता, सोशल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और भी नए, ज्यादा समावेशी, इंक्लूसिव निवेश मॉडल बनाने होंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर लगातार विचार करने की जरूरत है। वाकई ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये हमारे देश की आर्थिक नब्ज है। इसे समझना आपको अफसर बनने के साथ साथ एक बेहतर और जागरूक नागरिक भी बनाएगा। नॉलेज इज पावर। इस शक्ति का सही इस्तेमाल करें। ये चर्चा काफी गहरी थी और एक बार में सब कुछ याद रखना शायद मुश्किल हो। हमारी सलाह है कि इसे दोबारा सुनें, अपने नोट्स बनाएं और चीजों को आपस में जोड़कर कनेक्ट द डॉट्स समझने की कोशिश करें। हाँ, और ये समझ आपको सिर्फ GS3 में ही नहीं, बल्कि ऐसे लिखने में और इंटरव्यू में भी बहुत मदद करेगी। आप आर्थिक नीतियों का, सरकारी कदमों का ज्यादा गहराई से विश्लेषण कर पाएंगे। तो अगर आपको इस ज्ञान मंथन में मजा आया, अगर आपको लगा कि कुछ नया सीखने को मिला, तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को तुरंत लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। अपने सवाल और विचार नीचे कमेंट्स में लिखें। और हाँ, वो जो घंटी है ना, उसे बजाकर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली ज्ञानवर्धक चर्चा आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली चर्चा तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।